हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। आज 12th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ। इसके बाद जो पेपर आएगा आई थिंक वो बायोलॉजी का होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम में आना लगभग हर साल तय होता है। उन टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है जो जेनेटिक्स से संबंधित है। तो आइए देखते हैं वो दो क्वेश्चन कौन से हैं। एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है मानव में लिंग निर्धारण से, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति। अक्सर लड़के इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसको हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कॉपी में। तो हमारा क्वेश्चन जैसे आया कि मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से संबंधित कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये आपका जेनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। और जेनेटिक्स जो चैप्टर है, जो यूनिट है जेनेटिक्स पूरी, वो 14 मार्क्स के क्वेश्चन लेके एग्जाम में आता है, जिनमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया पहला। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में वो आता है एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति। एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ पीढ़ियों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो आपका पहला टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसको बहुत सरल तरीके से मैं आपको क्लियर किए दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में आए तो इसको आपको किस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है। तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, तथा एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, यानी कि 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हो, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। आपने शुरू से ही पढ़ा होगा, मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, यानी कि विषम युग्मजीय अवस्था में, और जो फीमेल्स में होते हैं गुणसूत्र वो होते हैं XX, यानी कि समयुग्मजीय अवस्था में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कभी कभी कि लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र जिम्मेदार होता है या किसका गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपको आंसर करना है उसमें मेल क्रोमोसोम, क्योंकि मेल के पास विषम युग्मजीय क्रोमोसोम, विषम युग्मज यानी कि XY क्रोमोसोम है, और फीमेल के पास XX। तो मेल का गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, आइए देखते हैं। अगर एग्जाम में आया कि सेक्स डिटर्मिनेशन को ह्यूमन बींग्स में समझाइए, इस पर टिप्पणी लिखिए, तो उसमें आप लिखोगे कि मनुष्य में
स्लाइड करके भी आप लिख सकते हो कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, अंडर ब्रैकेट आप लिख सकते हो 46। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है। यह पहला पॉइंट हुआ कि इन ह्यूमन बीइंग्स 46 क्रोमोसोम आर फाउंड या 23 पेयर क्रोमोसोम आर फाउंड। अब उसके बाद देखिए सेकेंड स्लाइड में आप लिखोगे जिनमें से 22 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी बोले तो 44, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये आपका सेकेंड स्लाइड हुआ। यानी कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिनमें से 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी यानी कि 2, एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ये हुआ, यहां तक तो क्लियर हुआ कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है, जिनमें से 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो लिंग निर्धारण करता है, जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है, जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, बहुत ही सिस्टमैटिक कॉपी होगी। और एक बात, ये जो टॉपिक है ये 10th स्टैंडर्ड में भी पूछा जा सकता है साइंस में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो 10th और 12th दोनों बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आपने देखा कि जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या लिखोगे कि नर में यह गुणसूत्र या नर में XY यानी विषम युग्मजी, गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। ये हुआ, यानी कि आप सब आगे जब स्लाइड की बात किया जाए कि 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम तो दैहिक गुणसूत्र हो गया, और जो 1 पेयर क्रोमोसोम है यानी कि 2 क्रोमोसोम है वो लिंग गुणसूत्र हो गया। उसके बाद नर की बात किया जाए तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY यानी कि विषम युग्मजी होते हैं, और जबकि मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। क्या होते हैं? XX। तो आप लिखोगे कि नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मादा में XX यानी कि समयुग्मजी, जबकि मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए,
अब जो लिंग का निर्धारण होगा वो इन्हीं दो क्रोमोसोम से होगा, यानी कि जो नर में XY लिंग गुणसूत्र है ये, और जो मादा में XX लिंग गुणसूत्र है ये दोनों क्या करेंगे कि ये लिंग निर्धारण में भाग लेंगे। तो अब यहां आप क्या करोगे कि यदि नर का X क्रोमोसोम, अब देखो फीमेल तो ऑलरेडी समयुग्मजी है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो जो लिंग का निर्धारण होगा वो मेल के क्रोमोसोम से होगा। तो अब यहां क्या करोगे कि जो नर, यदि नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो जो संतान होगा वो XX यानी कि लड़की होगी, यानी मादा होगा। और यदि नर का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो जो गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन होगा वो XY होगा, यानी कि लड़का होगा। क्या होगा? लड़का, XY। तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लिखोगे, यदि आप नेक्स्ट स्लाइड में लिखोगे लिंग निर्धारण में नर का गुणसूत्र लिंग निर्धारण में नर का गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्स डिटर्मिनेशन की वो होती है मेल क्रोमोसोम की। किसकी होती है? मेल क्रोमोसोम की। तो लिंग निर्धारण में नर का गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो उसको कैसे लिखोगे, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी मैंने बताया कि यदि नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो जो होने वाली संतान होगी वो समयुग्मजीय अवस्था में जाएगी, यानी कि मादा होगी। और यदि नर का Y क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो जो होने वाली संतान होगी वो लड़का होगा। तो यहां आप क्या लिखोगे, यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संलयित होता है या मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगा? X क्रोमोसोम से मिला तो होने वाली संतान XX यानी कि लड़की होगी। क्या होगी? लड़की, यानी कि आप लिख सकते हो मादा, लड़की होगी। ये एक स्लाइड हुआ, क्लियर हुआ? यानी कि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से फ्यूज किया तो वो समयुग्मजीय अवस्था में देखो XX बन रहा है तो होने वाली संतान क्या हुई? मादा हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या लिखोगे कि यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगा? XY कंडीशन में जाएगा, विषमयुग्मजी। तो होने वाली संतान क्या होगा? XY बोले तो लड़का होगा, होने वाली संतान लड़का होगा। ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना, कोई भी फालतू की चीज इधर उधर पढ़ के नहीं लिखनी है। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको आंसर देना है। जो आपको मैंने बता दिया फिर से बता दे रहा हूं कि आपको केवल और केवल इतना ही लिखना है जो मैंने अभी बताया आपको कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या
23 जोड़ी यानी कि 46 होती है, जिनमें से 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या लिखोगे कि नर में गुणसूत्र जो होते हैं वो XY होते हैं यानी कि विषम युग्मजीय, जबकि मादा में गुणसूत्र XX यानी कि समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं। और लिंग निर्धारण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो नर का गुणसूत्र निभाता है। ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पुट अप किया जाता है। अब यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान समयुग्मजीय अर्थात मादा होगी, और यदि नर का Y क्रोमोसोम्स मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है तो होने वाली संतान विषम युग्मजीय अर्थात लड़का होगा। और यही क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। अब इसके बाद इसको आप आरेख द्वारा दर्शाएंगे। उसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए आपको सबसे पहले क्या लेना है कि 44 यानी कि अब आपके यहां क्या लेना है कि 44, ये आपके 44 क्या है, दैहिक क्रोमोसोम जिसको आप एलोसोम्स कहते हो, 44AA प्लस अब आपका यदि मेल लेना है तो XY, ये कंडीशन आती है यानी कि 46 क्रोमोसोम हो गए, ये मेल वाली कंडीशन 44A एलोसोम्स प्लस XY, और इसका क्रॉस किससे करवा रहे हो, 44AA प्लस XX, ये आपकी फीमेल का क्रोमोसोम हो गया। अब उसके बाद अगर यहां देखा जाए, यहां तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो दैहिक गुणसूत्र हो तो आपने बता दिया आपको। अब यहां जो आपका मेल आएगा वो आएगा ये लिंग गुणसूत्र। यहां से देखो मेल का जो लिंग गुणसूत्र आ रहा है ये XY आ रहा है, और ये फीमेल का जो लिंग गुणसूत्र आ रहा है यानी कि XX आ रहा है जो लिंग का निर्धारण करेंगे। अब उसके बाद आप इसको दो तरीके से क्रॉस करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड, मैं तो क्लास में भी बहुत सिंपल मेथड से इसको बताया हूं। आई होप कि मेरे सारे बच्चे जो क्लास ऑफलाइन अटेंड किए होंगे उनको ये पूरी तरह से क्लियर होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो उनके लिए सबसे सिंपल तरीके से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। तो उसका सबसे सिंपल तरीका कि आप एक चेकर बोर्ड टाइप यहाँ बनाएंगे और एक तरफ लेंगे मेल गैमीट और एक तरफ लेंगे फीमेल, यानी कि एक तरफ मेल क्रोमोसोम रखना है एक तरफ फीमेल क्रोमोसोम रखना है। तो मेल क्रोमोसोम की बात किया जाए तो आपका XY क्या है, ये आपका जो XY है ये आपका मेल है, और फीमेल में क्या है XX। अब मैंने कहा कि यदि X क्रोमोसोम X से मिल रहा है तो क्या बन रहा है XX, समयुग्मजीय अवस्था बोले तो लड़की, होने वाली संतान क्या है मादा। अब उसके बाद यदि ये XY ये दोनों फ्यूज कर रहा है तो ये विषम युग्मजीय अवस्था में गया, यानी कि ये होने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगा। और यही वही चीज यहां भी है, देखिए तो ये आपका हो गया लिंग निर्धारण। अब आप यहां से एक और क्वेश्चन देख समझ लीजिए, लिंग निर्धारण में जो प्रतिशतता होती है नर व मादा की वो 50-50% होती है, यानी कि 50-50% चांस होता है। यानी कि यहां आपने देखा कि ये जो 50% है ये आपके 50% मेल और ये आपके 50% फीमेल, ये आपके 50% फीमेल। अब यहां से एक क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि लिंग निर्धारण में नर व मादा की जो संभावना होती है वो कितने प्रतिशत की होती है, तो आप तुरंत क्या क्लिक करेंगे 50-50%। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां बता रहा हूं आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे यहां मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला लिंग निर्धारण से पूछ लिया कि लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। या पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां ऑप्शन आपको दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया मादा गुणसूत्र, पहला ऑप्शन आपको दे दिया मादा गुणसूत्र। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया
नर गुणसूत्र, नर गुणसूत्र। तीसरा आपका ऑप्शन यहां दे दिया नर व मादा दोनों, नर व मादा दोनों गुणसूत्र, ये एक ऑप्शन दे दिया। मैक्सिमम लड़के तो यही चले जाते हैं, कहते हैं अरे नर मेल और फीमेल दोनों का क्रोमोसोम यहाँ मिल रहा है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तो तुरंत बिना सोचे समझे वो टिक कर देंगे, नर व मादा दोनों गुणसूत्र, ऐसे कर देते हैं। और अगर डी ऑप्शन यहाँ दे दिया नर या मादा दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, ऐसे करके दे दिया, तो हमेशा देखिए अभी मैंने बताया कि जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो मेल रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम होता है वो होता है मेल का, तो यहां आपका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, नर गुणसूत्र के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, नर गुणसूत्र के साथ। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें जल्दबाजी नहीं करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आपका आंसर जो जाएगा वो नर गुणसूत्र के साथ जाएगा, लेकिन मेल क्रोमोसोम, ना तो मादा के साथ जाएगा और ना तो नर व मादा दोनों गुणसूत्र के साथ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वो यही टिक कर देते हैं, ये टिक करके आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक रहते हैं ना वो चीज की इसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों का क्रोमोसोम फ्यूज करता है तो दोनों भाग लेंगे, तो ये गलत हो जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें बना। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको क्रोमोसोम से ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो यही बन सकता है कि जो प्रतिशतता होती है संतान की वो कितने कितने प्रतिशत की होती है। तो यहां जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन आ गया कि लिंग निर्धारण में संतति की प्रतिशतता होती है, प्रतिशतता होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया या और कुछ घुमा के पूछ ले, लेकिन उसका तात्पर्य यही हो कि जो नर व मादा होते हैं उनकी जो प्रतिशत होती है वो कितने कितने प्रतिशत होती है। तो इसका जैसे ऑप्शन वहां पर दे दिया, 4 ऑप्शन तो बनाएगा ही बनाएगा। उसमें जैसे आप देखिए यहाँ ऑप्शनल भी दे सकता है और वन लाइनर भी दे सकता है। वहां ऑप्शन दे दिया 100%, एक होता है 50% एक होता है 75% एक होता है आपका 75 सॉरी एक आपके यहाँ जैसे दे दिया 40 और 60%, ऐसे करके दे दिया कि 100 का 100% नर होंगे या 100 का 100% मादा होगा, या एक दे दिया कि 100% मेल और 100% फीमेल, और एक दे दिया कि नहीं 25% मेल होगा और 75% फीमेल होगा, या 25% फीमेल होगा 75% मेल होगा, ऐसे करके दे दिया। तो आप हमेशा जब भी मेल और फीमेल दोनों युग्मक दोनों क्रोमोसोम फ्यूज करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी होगी लिंग निर्धारण की वो हमेशा क्या होगी, 50-50%। क्या होगी, 50-50, हमेशा 50-50%। अगर आपसे कोई बोल दे कि यदि एक दंपत्ति के पास 9 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां, 9 लड़कियां, और 10वीं संतान की संभावना क्या होगी, उसमें दे दिया 60% लड़की 40% लड़का होने का, 50% लड़की 50% लड़का होने का। तो ऐसे करके क्वेश्चन दिया। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी दंपत्ति के पास चाहे 9 हो चाहे 900 हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट आ रहा है डॉटर, जो नेक्स्ट संतति आ रहा है उसकी जो प्रतिशतता होगी वो हमेशा 50-50% ही मानी जाएगी। जो लिंग निर्धारण होगा वो हमेशा 50-50% माना ही जाएगा। यदि कोई कह दे कि किसी दंपत्ति के पास 100 लड़के हैं तो 101वां संतति का जो संभावना है वो क्या है, तो हमेशा 50-50, चाहे 100 हो चाहे 200, इससे हमसे मतलब नहीं है। जो आने वाला संतति होता है उसकी नर व मादा होने की जो संभावना होती है वो 50-50% ही होती है। तो ये लिंग निर्धारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और यहाँ डिस्क्रिप्टिव मैंने बता ही दिया, ये पूछा जा सकता है 10th और 12th दोनों बोर्ड के लिए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया कि एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से देखिए एबियो रुधिर, देखो रुधिर वर्ग तो आपने पढ़ा होगा कि रुधिर वर्ग 4 होते हैं, ए बी और ओ, वो तो एक सेकेंडरी मैटर हो गया। लेकिन यहां जो क्वेश्चन बना रहा है आपके एनसीईआरटी के गाड़ी वो है एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति। अब यहां जो क्रॉस करवाता है या क्वेश्चन बना के देता है वो मैं आपको बता दूं। अब देखिए
सबसे पहले एक कॉमन चीज याद रखिए, जो चारों ब्लड ग्रुप है, इन चारों ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स आपको पता होना चाहिए, उसके वंशागति का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसे मैं कह दूं, ये आपका ब्लड ग्रुप है, ये आपका ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये आपके 4 दे दिया। अब इसका जीनोटाइप आपको जरूर पता होना चाहिए। इसकी बात किया जाए तो 2 तरीके से, ये आपका समयुग्मजी के लिए होगा और ये आपका होगा विषमयुग्मजी के लिए। क्वेश्चन देगा आपका समयुग्मजी के लिए, अगर ए का जीनोटाइप पूछे, बोल दे कि समयुग्मजी के लिए ए रुधिर वर्ग का जीनोटाइप क्या होगा, तो आई ए ऐसे करके। और बी की अगर बात किया जाए ब्लड ग्रुप बी की, तो यहाँ भी वही चीज होगा, आई बी ये समयुग्मजी हो जाएगा और विषमयुग्मजी हो जाएगा आई ओ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ये तो ब्लड ग्रुप ए और बी के संकरण, एक दोनों को जब क्रॉस हुआ तो ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, और ये ऑलरेडी विषमयुग्मजी है, तो इसको लिखोगे आई ए व आई बी। और ओ की बात किया जाए तो ये समयुग्मजी में आता है, रिसेसिव रहता है, तो यहाँ लिखोगे आप आई ओ और आई ओ। सबसे पहले तो आपका ये कन्फर्म होना चाहिए ए बी और रुधिर वर्ग की वंशागति को पढ़ने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद देखिए, अगर यहाँ एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागत से क्वेश्चन बना के जैसे दिया, मान लीजिए वहां क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन वहां बनाया कि यदि एक विषमयुग्मजी महिला या एक महिला जिसका रुधिर वर्ग ए, और यहां दे दिया विषमयुग्मजी, ये दे दिया। यदि एक महिला जिसका रुधिर वर्ग ए विषमयुग्मजी का विवाह एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग बी, यहां भी दे दिया, यहां दे दिया समयुग्मजी, एक महिला जिसका रुधिर वर्ग ए विषमयुग्मजी का विवाह एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग, यानी व्यक्ति मतलब पुरुष, ठीक है ना, जिसका विवाह बी रुधिर वर्ग बी समयुग्मजी से होता है, तो उनकी संतानों में या यहां लिखोगे उनकी संतानों में रुधिर वर्ग के वंशागति का अध्ययन कीजिए। ये दे दिया, ये एक क्वेश्चन बन गया। एबी और रुधिर वर्ग से एक क्वेश्चन ऐसे बनाया उसने, और बहुत किसी भी तरह बना सकता है, लेकिन आपको यहां देखना ये है, आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो ब्लड ग्रुप पर फोकस करना है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है। एक महिला जिसका रुधिर वर्ग ए विषमयुग्मजी का विवाह एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग बी समयुग्मजी से होता है, तो उनके संतानों में रुधिर वर्ग के वंशागति का अध्ययन कीजिए। अब एकदम से आपको देखने में तो लग रहा है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो बहुत लोग करते क्या है कि इसको रटते हैं। गलत बात, कितना रटोगे, वहां क्वेश्चन घुमा के देगा। आपको इसे सीखना है कि इसको पता करना है कि इसको कैसे करते हैं कि ये हो जाना चाहिए। तो मैंने वही कहा कि जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं उनका जीनोटाइप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ महिला जो है ए विषमयुग्मजी है और जो पुरुष है वो बी समयुग्मजी है। तो यहाँ आप अगर देखें, महिला की बात करें तो ये क्या है, ए समयुग्मजी है, और पुरुष की बात करें तो ये बी समयुग्मजी और ये विषमयुग्मजी है। तो इसका जो विषमयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप का जो विषमयुग्मजी होता है
जीनोटाइप मैंने भी बताया था वो आई ए और आई ओ होगा, और इसका जो समयुग्मजी होगा वो आई बी और आई बी होगा। अब यहाँ देखो इनका क्रॉस करवाना है, तो वही सिंपल सा मेथड, ये आपका फीमेल जिसका रुधिर वर्ग ए विषम, क्या है ए विषम युग्मजी, क्या है आपका ए विषम युग्मजी, और ये क्या है आपका सम युग्मजी, ये लो। अब उसके बाद इसका जीनोटाइप आपने देख लिया। अब यहां क्या करोगे कि इसको क्रॉस करवाइए एक चेकर बोर्ड बना करके, इसका जो है इसका जो क्रॉस बनाइए, इधर देखिए ये मैंने बनाया एक चेकर बोर्ड, ये लीजिए, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। मेल क्या है समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप का, तो बी ब्लड ग्रुप के लिए जो समयुग्मजी अवस्था होती है वो होती है आई बी, और फीमेल क्या थी ए ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी, तो इसका क्या करोगे आई ए और आई ए, ये देखो ये आपका हुआ। अब क्रॉस करवा दीजिए, ये देखो पहला जो ब्लड ग्रुप आया आई ए और आई बी, तो यानी कि आई ए और आई बी आपने कहां देखा कि ये जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, क्या बन रहा है ए बी, ये आपका जो बन रहा है वो आपका बन रहा है ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है, क्या बन रहा है ए बी, ये हुआ पहले ए बी हुआ। अब उसके बाद इसका इससे करवाइए, तो यहां भी आपका आ रहा है आई ए और आई बी, ये आपका क्या बन रहा है, ये भी आपने देख लिया कि ए बी आपका आई ए और आई बी विषम युग्मजी ए बी ब्लड ग्रुप में जा रहा है, किस में जा रहा है ए बी ब्लड ग्रुप में जा रहा है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसको देखिए, ये देखो आई ए और ए आई बी, इसका भी करवा दीजिए आई ए और आई बी, यहां भी वही चीज हो रहा है, सॉरी यहां जो आपका विषम युग्मजी लिया गया था वो जो लिया गया था आई ओ था, क्या था आई ओ था, ये हुआ। अब यहां की अगर बात किया जाए, अब इसका आई ओ और आई बी इसका, तो यहां हो जाएगा आई बी आई ओ, ये हुआ, यानी कि ये क्या कौन सा है बी विषम युग्मजी, तो ये आपका जो ब्लड ग्रुप हो गया ये आपका क्या हुआ बी ब्लड ग्रुप, क्या हुआ बी विषम युग्मजी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये है कि इसका क्रॉस फिर से करवाइए, तो वहां होगा आई बी आई ओ। अब देखो यहां भी बी और ओ आपने विषम युग्मजी बी ब्लड ग्रुप में देखा था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ये क्लियर हो गया। यानी कि जो संतानें होंगी, जो संतानों में रुधिर वर्ग होगा वो अगर देखा जाए तो देखिए 50% ए बी और 50% बी, यानी कि जो संभावित संतानों में संभावित ब्लड ग्रुप, संतानों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, अभी आप यहां देख रहे हो कि संतानों में दो ही प्रकार के, यदि एक विषम युग्मजी ए ब्लड ग्रुप की महिला का विवाह एक समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप के पुरुष से होता है, तो उनकी संतानों में संभावित ब्लड ग्रुप जो होगा वो दो ही होगा, संभावित ब्लड ग्रुप ए बी और बी, तो संभावित क्या होगा बी व ए बी, ये आपको लिखना है। संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा बी व ए बी, या तो बी ब्लड ग्रुप होगा या तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ऐसा लिख सकते हो, 50-50% भी लिख सकते हो। ये हुआ पहला, देखो वंशागत दिया हुआ। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा उसमें कि ओ ब्लड ग्रुप की महिला का विवाह ए ब्लड ग्रुप से, ए बी ब्लड ग्रुप की महिला का विवाह ओ ब्लड ग्रुप से, ऐसे ढेर सारा आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कुछ भी घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको वहाँ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका, बस आपको ऐसे ही करना है और ऐसे आंसर कर देना है। ऑप्शनल आएगा तब भी आप लगा के वहां से टिक कर लेंगे, तो ये हो गया। अगर यहाँ एक और मैं क्वेश्चन ले लूं, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि
एक ओ रुधिर वर्ग वाली महिला का विवाह, यदि एक ओ रुधिर वर्ग वाली महिला का विवाह ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में संभावित रुधिर वर्ग की विवेचना कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बना। यदि एक ओ रुधिर वर्ग वाली महिला का विवाह एक AB रुधिर वर्ग वाले पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में संभावित रुधिर वर्ग की विवेचना कीजिए। एकदम ये भी सिंपल है। देखिए अब इसको आप कैसे करोगे। अब इसको देखिए, आपने क्या लिया कि जो महिला है वो क्या है ओ रुधिर वर्ग वाली, जो पुरुष है वो क्या है AB रुधिर वर्ग वाला। क्लियर, महिला ओ रुधिर वर्ग वाली और पुरुष AB रुधिर वर्ग वाला। तो यहाँ क्या करोगे, यदि महिला की बात किया जाए तो ये क्या है AB रुधिर वर्ग वाली, और अगर पुरुष की बात किया जाए तो ये क्या है, ये आपका है ओ रुधिर वर्ग वाला। महिला जो आपकी क्या है वो महिला ओ रुधिर वर्ग वाली और पुरुष AB रुधिर वर्ग वाला। तो महिला ओ रुधिर वर्ग वाली है। एक मिनट, यहाँ महिला क्या है वो ओ रुधिर वर्ग वाली है और जो पुरुष है वो क्या है AB रुधिर वर्ग वाला। क्या है AB। ये देखिए महिला क्या है ओ रुधिर वर्ग वाली और पुरुष क्या है AB रुधिर वर्ग वाला। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, महिला जो है ओ रुधिर वर्ग वाली और पुरुष AB वाला। अब देखिए इसका जो जीनोटाइप मैंने बताया वो क्या है, इसका जो जीनोटाइप है वो है I-O। ये हुआ संयुग्मजी है। इसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ लिखोगे, ये ऑलरेडी भी संयुग्मजी है तो IA और IB। ये देखिए ये दो हो गया I-O और IA-IB। अब इनका क्रॉस आपको करवाना है। एकदम से सिंपल है। देखिए फिर वही चीज आप क्या बनाओगे, ये देखो वही जैसे मैंने भी बनाया। एक तरफ क्या लोगे मेल का ब्लड ग्रुप, एक तरफ फीमेल का। आप देखो मेल वाला जो ब्लड ग्रुप क्या है, यानी कि आपका क्या है, इसको आप मेल कहते हो, सिंबल आप देख लीजिएगा। इसको आप क्या कहते हो, फीमेल कहते हो। क्या कहते हो, फीमेल। ये फीमेल का सिंबल होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेल में आपका है IA-IB और फीमेल में क्या है I-O। अब देखिए फीमेल O ब्लड ग्रुप की है और मेल AB ब्लड ग्रुप का है, तो इनकी संतानों में हम रुधिर वर्ग की वंशागत का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्रॉस जब इससे करवा रहे हो तो IA और IO। अब IA और IO वाली जो कंडीशन आपने देखा वो ब्लड ग्रुप किस में जा रहा है, वो ब्लड ग्रुप आपका जा रहा है A ब्लड ग्रुप में। किस में जा रहा है, A ब्लड ग्रुप में, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए, अब इसका इससे करवाइए, ये क्या बन रहा है, आई बी आई ओ, ये हुआ आई बी और आई ओ। तो ये किस में जा रहा है, ये आपका जो जाएगा वो आपका जाएगा बी ब्लड ग्रुप में। किस में जा रहा है, बी ब्लड ग्रुप में। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहां देखिए, इसका जब कराओगे तो क्या होगा, आई ए और आई ओ, ये आपका ए ब्लड ग्रुप में गया। और इसका जब उसमें कराओगे तो आई बी और आई ओ, तो ये भी आपका किस में गया, बी ब्लड ग्रुप में। अब देखिए यहां आप देख रहे हो, ये ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप और ये बी ब्लड ग्रुप, यानी कि दो ही ब्लड ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, यदि एक ओ ब्लड ग्रुप की महिला का विवाह एक ए बी ब्लड ग्रुप के पुरुष के साथ किया जाएगा तो उसके संतानों में जो रुधिर वर्ग की वंशागति हमें देखने को मिलेगी, जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो या तो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा या तो बी ब्लड ग्रुप, यानी कि यहाँ जो संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, ए और बी, और कुछ नहीं। एक बार फिर देख ले, इसका इससे मिलाया तो ए ब्लड ग्रुप आया, इसका इससे किया तो बी ब्लड ग्रुप आया, इसका इससे किया तो ए आया, इसका इससे किया तो बी। यहाँ यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो रेशे से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि जो आपका संभावित ब्लड ग्रुप, जो आपका यहाँ संभावित ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ये देखो, ये आपका ए आ रहा है और ये आपका बी आ रहा है। तो संभावित ब्लड ग्रुप आपका ए व बी होगा, ये हुआ। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको बेझिझक ऐसे आंसर लिखना है, एकदम सिंपल तरीके से। वहां क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि ए रुधिर वर्ग व बी रुधिर वर्ग की वंशागत का अध्ययन कीजिए, तो आपको ए का क्रॉस बी से करवाना है, आपको ऐसे मान के चलना है मेल और फीमेल। तो ये दोनों टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य में लिंग निर्धारण व एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।